सुप्रभात बच्चों। आज हिंदी साहित्य की कक्षा में हम लोग प्राकृतिक व्यायाम नामक पाठ पढ़ेंगे। यह पाठ गांधी जी द्वारा लिखा गया एक लेख है जिसमें वह बताते हैं कि कैसे मनुष्य अपने को शारीरिक रूप से तंदुरुस्त और मानसिक रूप से शक्तिशाली रख सकता है। पाठ परिचय। मानसिक शक्ति के विकास के लिए स्वस्थ शरीर का होना बहुत जरूरी है। हमारा शरीर स्वस्थ और फुर्तीला तभी रहेगा जब हम शारीरिक मेहनत करेंगे। हम देखते हैं कि एक किसान के लिए अपने शरीर को फुर्तीला रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। केवल मानसिक शक्ति का प्रयोग करने वाले के लिए नियमित रूप से व्यायाम करना जरूरी है, तभी वे स्वस्थ रह सकते हैं। अर्थात किसान की जो मेहनत होती है वह एक दिन में औसतन 6 से 8 घंटे मेहनत करता है, और वह सिर्फ शारीरिक मेहनत नहीं करता बल्कि अपनी अनाज को सुरक्षित रखने के लिए, अपने बीजों को बोने के लिए वह मानसिक व्यायाम भी करता है, या उसकी जो समझ होती है, जो उसकी जानकारी होती है, इस पाठ के अनुसार वह उसका मानसिक विकास भी करता है, जिससे किसान को मानसिक विकास के लिए या मानसिक रूप से सुदृढ़ होने के लिए अलग से परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब महात्मा गांधी जी का जीवन परिचय। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनका मूल मंत्र था सत्य, अहिंसा और सादगीपूर्ण जीवन। यह सादगीपूर्ण जीवन में विश्वास करते थे। बच्चों, एक कहावत है, सादा जीवन उच्च विचार, जिसके महात्मा गांधी जी एक आदर्श व्यक्ति थे। राजनीतिक कार्य, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, लेखन कार्य में संपादन कार्य किया, हरिजन, यंग इंडिया और इंडियन ओपिनियन का। इनका देहावसान अर्थात मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई। अब इस पाठ से संबंधित कठिन शब्द पर चर्चा करेंगे। मानसिक का अर्थ होता है बच्चों दिमाग संबंधी। शारीरिक का अर्थ है शरीर संबंधी। मार्ग का अर्थ रास्ता। सर्वोत्तम सबसे अच्छा, सबसे उत्तम। किल्लोल करना, मौज करना, क्रीड़ा करना। श्रम मेहनत, प्रवीण कुशल। शोभा का अर्थ होता है सुंदरता। एकांगी एक पक्षी। निर्बुद्ध मूर्ख। शिथिल का अर्थ कमजोर अथवा बेजान। वृत्तांत घटना का वर्णन। निरुपयोगी जिसका कोई उपयोग न हो। निरोग बीमारी से मुक्त। भूगर्भ जमीन का भीतरी भाग। बच्चों, अब हम पाठ के सारांश की चर्चा करेंगे। मनुष्य को जितनी जरूरत हवा, पानी और अन्न की होती है। हवा, पानी और अन्न ये हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, और इनके बिना आदमी का जीवन संभव नहीं है। लेकिन गांधी जी कहते हैं कि उतनी ही व्यायाम की भी होती है। हमें कसरत या शारीरिक श्रम की भी उतनी ही जरूरत होती है जितनी हवा, पानी और अन्न की होती है। यह तो सच है कि मनुष्य बिना कसरत के वर्षों तक जीवित रह सकता है। अगर कोई मनुष्य कसरत नहीं करता है, कोई व्यक्ति कसरत नहीं करता है, तो वह कई सालों तक जीवित रह सकता है। परंतु कसरत के बिना मनुष्य निरोगी नहीं रह सकता। अगर वह कसरत नहीं करेगा तो निश्चित रूप से कोई न कोई रोग उसके शरीर में घर कर लेगा और वह रोगी बना रहेगा। उसके शरीर में फुर्ती नहीं रहेगी, वह चुस्त नहीं रहेगा। और ये सारी चीज़ें हमारे अंदर तब आती हैं जब हम कसरत करते हैं। आगे, कसरत का अर्थ केवल हॉकी, टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट और घूमना नहीं है। गांधी जी के अनुसार वह सिर्फ खेलने को कसरत नहीं कहते। कसरत का अर्थ है शारीरिक और मानसिक कार्य।
हमें ऐसे कार्य करने चाहिए, ऐसे कसरत करनी चाहिए, ऐसे व्यायाम करने चाहिए जिसमें शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का व्यायाम हो, दोनों प्रकार का श्रम हो। जैसे भोजन शरीर के लिए ही नहीं मन के लिए भी आवश्यक है, वैसे ही कसरत शरीर के लिए ही नहीं मन के लिए भी होनी चाहिए। अधिकांशतः हम देखते हैं कि लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए जिम जाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी वो मेहनत, उनका वो जो परिश्रम होता है वो सिर्फ अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए होता है, और इस सुंदर बनाने के चक्कर में उनका मन कहीं न कहीं से दुर्बल रह जाता है, कमज़ोर रह जाता है। कोई चाहे कितना ही बड़ा पहलवान क्यों न हो जाए, लेकिन अगर उसका मन गवारों जैसा है, यानी ताकत तो उसके अंदर बहुत है, बहुत बड़ा पहलवान है, लेकिन जो मन है उसका वह गंवार है, मन को उसने परिष्कृत नहीं किया है, मन को उसने बढ़िया या अच्छा नहीं बनाया है, तो उसे निरोगी नहीं कहा जा सकता। अंग्रेजी में कहावत है, निरोगी वही मनुष्य है जिसके निरोग शरीर में निरोग मन का वास है। यानी हमारा शरीर भी रोगहीन हो, रोग मुक्त हो, और हमारा मन भी रोग मुक्त हो। अब मन रोग मुक्त कैसे हो सकता है, हमारा मानसिक स्वास्थ्य कैसे बढ़िया रह सकता है? तो इसके बहुत सारे कारण हैं बच्चों। हमें मानसिक रूप से सुदृढ़ या मानसिक रूप से स्वस्थ होने का मतलब है कि जो बुराइयां हैं, जो कमजोरियां हैं, वो हमारे अंदर न हो। प्रकृति ने हमारे लिए बहुत सुंदर प्रबंध किए हैं ताकि हम स्वस्थ रह सकें। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है किसानों का कार्य। गांधी जी का ये पूरा लेख किसानों के ऊपर है, और उनका मानना है कि किसान एक ऐसा व्यक्ति है जो शारीरिक श्रम के साथ साथ मानसिक श्रम भी करता है। उसको मानसिक श्रम करने की अलग से आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए किसान का जीवन गांधी जी को प्रिय था, और उसके बारे में उन्होंने लिखा है, किसान के परिवार को खूब कसरत करनी पड़ती है। रोज 8 से 10 घंटे या इससे भी अधिक उसे कार्य करना पड़ता है, और इतना कार्य करने पर उसे खाने पहनने भर का ही मिलता है। यह एक सामान्य भारतीय किसान की स्थिति है। वह जी तोड़ मेहनत करता है, लेकिन जो उससे प्राप्त होता है वह किसी प्रकार से वह अपना जीवन गुजर बसर करता है, अपना जीवन चलाता है। किसानों को मन के लिए अलग से कसरत नहीं करनी पड़ती। इसका क्या कारण है? गांधी जी का मानना है कि अगर किसान मूर्ख है, मूढ़ है, तो वह खेती नहीं कर सकता, क्योंकि खेती करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही कर सकता है। जैसे उसे मिट्टी की पहचान होनी चाहिए, किस मिट्टी में कौन सी फसल बोनी है, मिट्टी को कैसे अच्छा रखना है, मिट्टी की जो उर्वरता है उसे कैसे अस्थायी रूप से बने रहने देना है, ऋतु परिवर्तन का ज्ञान, कब मौसम बदलता है, कब कौन सी फसल बोनी चाहिए, चतुराई के साथ जोतना। बच्चों, आप जानते हैं कि किसान बगैर खेत की जुताई किए फसल नहीं बो सकता। तो अब जोतने में, खेत को जोतने में क्या चतुराई हो सकती है? तो अगर किसी किसान से आप बात करेंगे तो ये वो पता चलेगा कि कैसे जमीन की जो जुताई होती है वह भी निश्चित मात्रा में होती है। यानी जो जमीन खोदी जाती है जुताई के दौरान, उसकी गहराई अधिक नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, या किसी विशेष फसल के लिए कितनी गहराई से जुताई करनी है, ये सारी बातें किसान को पता होनी चाहिए। और चंद्रमा, सूर्य और तारों की गति जाननी चाहिए, जिससे कि उनको मौसम में होने वाले परिवर्तन का पता चल सके। गांधी जी का मानना है कि शहर का बड़ा भारी बुद्धिमान किसान के यहाँ जाकर निर्बुद्ध सिद्ध होता है, क्योंकि वह हो सकता है कि अपने क्षेत्र में वो बहुत आगे हो, अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ हो, लेकिन जब वो किसान के पास जाता है तो किसानों की जो बात होती है, जो किसानी का कार्य होता है, खेती का कार्य होता है, उसमें वह अपने को अक्षम पाता है। किसान को यह मालूम है कि कौन सा बीज कब बोना है। पक्षियों के शब्द और उनकी गति से वह बहुत सी बातें जान लेता है। केवल इतना ही नहीं,
किसान को अपने काम की आवश्यकता के अनुसार भूगोल, खगोल और भूगर्भ विद्या का भी ज्ञान होता है। भूगोल आप जानते हैं, जिसे जियोग्राफी कहते हैं, खगोल एस्ट्रोनॉमी, और भूगर्भ कहते हैं जिसे जमीन के अंदर की जिसमें पढ़ाई होती है या जानकारी होती है। यह आज अलग अलग विषय के रूप में जाना जाता है, लेकिन किसान अनपढ़ होते हुए भी इन सब बातों की थोड़ी बहुत जानकारी रखता है। जितनी उसको आवश्यकता है वो जानकारी उतनी रखता है। उसे अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करना होता है। वह गृहस्थ जीवन व्यतीत करता है, परिवार होता है उसका। तो बच्चों के पालन पोषण करने के क्रम में वह मानव धर्मशास्त्र का साधारण ज्ञान प्राप्त कर लेता है। पृथ्वी के विशाल भाग में रहने के कारण वह ईश्वर के महत्व को भी सहजता से समझता है। उसमें वह तर्क वितर्क नहीं करता और उसका मानना होता है कि ईश्वर का अस्तित्व है और वह ईश्वर आस्तिक होता है। वह ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करता है और उसके महत्व को सहजता से, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी तर्क वितर्क के वह ईश्वर की उपस्थिति को मानता है। किंतु सब लोग किसान जैसा काम नहीं कर सकते। एकदम सही है बच्चों, क्योंकि स्वस्थ सबको रहना है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो, लेकिन इसके लिए सभी किसान बन जाएं ऐसा संभव नहीं है। तो जो किसान नहीं है उसको क्या करना चाहिए? अतः मनुष्य को किसानों की जिंदगी से सीखना चाहिए। एक काम तो ये करना चाहिए कि किसानों के जिंदगी से कुछ न कुछ सीखना चाहिए। उन्हें अपना जीवन कुछ इस तरह बनाना चाहिए जिससे कि उन्हें 8 घंटे शारीरिक और मानसिक श्रम करना हो। उनको ये बातें अपने जीवन में उतारनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो पेशेवर हैं, वह टेबल चेयर पर बैठकर, कुर्सी पर बैठ करके 8-8 घंटे काम करते हैं, लेकिन उनका काम सिर्फ मानसिक होता है। 8 घंटे में बमुश्किल जो है या मुश्किल से वो 1-2 बार अपनी कुर्सी छोड़ करके उठते हैं। तो इससे क्या होता है, मानसिक श्रम तो वो लगातार कर रहे हैं, लेकिन जो शारीरिक श्रम है उनका वो नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा प्रयास करना चाहिए कि उनकी दिनचर्या ऐसी हो जिसमें कम से कम वो 8 घंटे शारीरिक और मानसिक कार्य करें। लेकिन उनका श्रम किसानों के श्रम के समान नहीं होता, क्योंकि उनको बैठ कर के काम करना है। कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें सिर्फ शारीरिक मेहनत होती है, मानसिक श्रम नहीं हो पाता। तो इसमें उनको सामंजस्य बैठाने की जरूरत है। वह किसान के समान खगोल, भूगोल और इतिहास का ज्ञान नहीं रखते। इन्हें भावतोल की तो खबर होती है, भावतोल की तो खबर होती है, माल की खपत करना भी जानते हैं। यह व्यापारियों के बारे में है बच्चों। व्यापारी जो है अपने व्यापार से संबंधित चीज़ों की जानकारी रखते हैं। माल कहाँ से लेना है, कैसे उसकी खपत करनी है, उसका दाम क्या रखना है, इन सब बातों में वो पारंगत होते हैं। लेकिन परंतु इस काम में मानसिक शक्ति पर पूरा जोर नहीं पड़ता। और जो उनका ये परिश्रम होता है वो एकांगी होता है, वो सिर्फ व्यापार से जुड़ा हुआ होता है। वो अपने मस्तिष्क को सिर्फ अपने हानि के लाभ के लिए और अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इस धंधे में शारीरिक श्रम अधिक करना पड़ता है। इसलिए पाश्चात्य विद्वानों ने क्रिकेट इत्यादि खेल बताए हैं। उनके अनुसार वार्षिक उत्सव पर विभिन्न खेल खेलने चाहिए। वार्षिक उत्सव पर विभिन्न खेल, जिससे मानसिक श्रम के लिए पुस्तकें पढ़नी चाहिए, जिसमें अधिक सोचने विचारने की आवश्यकता न पड़े। बच्चों, यहाँ यह जरूरी है कि हम मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम को पहले समझ लें। किसान मानसिक श्रम भी करता है और शारीरिक श्रम भी करता है। वह खेत की जुताई करते समय यह ध्यान देता है कि जुताई अधिक गहरी न हो या जुताई कम गहरी न हो, जिससे कि बीज, उसमें जो बोया जाने वाला बीज है वह अच्छे से उगे, अच्छे से पनप सके, अच्छे से बढ़ सके। और कब अपनी फसल को कब सींचना है, कब खेतों में पानी देना है, कब उसकी निराई गुड़ाई करना है, बहुत सारी बातें किसान बिना कुछ प्रयास किए उसके मन में ये बातें चलती रहती हैं और
समय के साथ वो कार्य स्वतः होता रहता है। तो ये तो मानसिक श्रम और सामाजिक शारीरिक श्रम का उदाहरण हुआ किसान के लिए। लेकिन अब शारीरिक श्रम इस पाठ में बताया गया है कि खेलना, कोई भी खेल हो, जैसे हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, इससे शारीरिक श्रम तो होता है लेकिन मानसिक श्रम नहीं हो पाता। तो हमें ऐसी चीज़ों का चुनाव करना है जिसमें दोनों हो। या अगर हम खेल सिर्फ शारीरिक श्रम अलग कर रहे हैं, मानसिक श्रम अलग कर रहे हैं, तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमारा मानसिक श्रम भी होता रहे। इसके लिए हम अच्छी पुस्तकों को पढ़ सकते हैं जिनमें अधिक सोचने विचारने की आवश्यकता न पड़े, क्योंकि अगर बहुत सोचने विचारने की आवश्यकता होगी तो हम उसमें उलझ जाएंगे और हमारा जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क का वो व्यायाम ना हो करके वो हमारा मस्तिष्क थक जाएगा। तो हमें मस्तिष्क को थकाना नहीं है, हमें मस्तिष्क को आराम देना है, लेकिन उसको मस्तिष्क को क्रियान्वित रखना है। दूसरी चीज़ है जैसे पहेलियों को सुलझाना हो गया, इसमें मानसिक कसरत हमारी हो जाएगी। कभी कभार शौक से हम शतरंज खेल सकते हैं जिससे कि हमारा मानसिक श्रम हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ों पर हमें ध्यान देना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि खेलों से शरीर की कसरत होती है, पर ऐसी कसरतों से मनुष्य का मन नहीं सुधरता। शरीर निश्चित रूप से सुधर जाता है लेकिन मन नहीं सुधरता है। इसके अनेक उदाहरण हैं। क्रिकेट और फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ियों में जरूरी नहीं कि वे मानसिक रूप से भी शक्तिशाली मिलें, अर्थात उनका वो मानसिक रूप से भी दृढ़ रहें, सुदृढ़ रहें, ऐसा जरूरी नहीं है। आगे हिंदुस्तान के अनेक राजा महाराजा अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, उनकी मानसिक शक्ति के संबंध में हमें क्या प्रमाण मिलते हैं? अर्थात ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। गांधी जी पूछ रहे हैं कि जो राजा महाराजा थे वह निश्चित रूप से अच्छे खिलाड़ी थे, लेकिन वो मानसिक रूप से भी स्वस्थ थे, दृढ़ थे। इसका हमें क्या प्रमाण मिलता है? इसके विपरीत जो अच्छे मानसिक शक्ति वाले हैं उनमें कितने खिलाड़ी हैं? अर्थात बहुत सारे लोग जो मानसिक रूप से स्वस्थ हैं उनमें खिलाड़ियों की संख्या बहुत कम है। तो गांधी जी ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि शरीर का ताकतवर होना, शरीर का बलशाली होना यह साबित नहीं करता कि हम जो है मन से भी ताकतवर और बलशाली हैं। हमारे भारतीय बुद्धिमान गृहस्थों का मार्ग ही निराला है। वे मन की कसरत करते हैं परंतु शरीर की कसरत नहीं करते, इसलिए हम उन्हें असमय खो बैठते हैं। असमय खो बैठते हैं अर्थात असमय उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वह शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम में संतुलन नहीं बना पाते। उनका शरीर लगातार मानसिक काम करते रहने के कारण दुर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है और कोई न कोई रोग उन्हें घेरे रहता है। रोग उनके शरीर में घर कर जाता है, अपना घर बना लेता है और उनके पुष्ट विचारों से देश लाभ उठाए। पुष्ट विचारों जब तक उनकी आयु परिपक्व हो, जब तक उनका अनुभवशाली हो, तब तक समय आने से पहले ही वे इस संसार से चले जाते हैं। यानी उनका जो प्राप्त किया हुआ अनुभव है उनसे दूसरे लाभ नहीं उठा पाते और जब तक वो लाभ देने के योग्य होते हैं उनकी संसार से विदाई हो जाती है। इससे स्पष्ट है कि केवल शारीरिक और मानसिक व्यायाम काफ़ी नहीं है और न ही वह कसरत जो निरुपयोगी और सिर्फ खिलवाड़ के लिए है, जिससे मन और शरीर दोनों का सुधार साथ साथ और हरदम होता है, वही कसरत अच्छी होती है। और ये दोनों विशेषता जमीन का काम जो भी करते हैं उनमें ये सामंजस्य, ये संतुलन बना रहता है। गांधी जी आगे कहते हैं कि सर्वोत्तम कसरत है चलना। अगर खेती किसानी का काम नहीं कर रहे हैं तो उसके बाद वो वरीयता देते हैं, दूसरी वरीयता देते हैं वो चलने को। इसे कसरतों की रानी कहा गया है। अर्थात चलना जो है सभी कसरतों की रानी है, सबसे अच्छा व्यायाम है, सबसे अच्छी कसरत है चलना। ऐसा गांधी जी क्यों कहते हैं? क्योंकि चलने से शरीर के प्रत्येक भाग में खून तेजी से दौड़ता है और प्रत्येक अंग गतिशील हो जाता है।
जब हम दौड़ लगाते हैं, दौड़ते हैं, तो शरीर का हर अंग, हर हिस्सा एक्टिव रहता है और वो गतिशील रहता है, जिससे जो हमारा रक्त संचार है वह तेजी से शरीर के हर अंग में होता है, जिससे हमारा शरीर मजबूत बनता है, हमारे हाथ पांव दृढ़ बनते हैं और शुद्ध हवा शरीर को मिलती है और ऑक्सीजन जो होती है, शुद्ध हवा हमारे शरीर को प्राप्त होती है। इसलिए दौड़ को, चलने को कसरतों की रानी कहा गया है। और गांधी जी का मानना है कि हम 1-2 मील चलना कोई चलना नहीं है, 8-10 मील चलना कहलाता है। जब हमारे सारे अंग गतिशील होकर के थक जाएं और तो वो चलना होता है। अगर हम 1-2 मील चले तो वो कोई कसरत नहीं हुई, वो कोई चलना नहीं हुआ, वो दौड़ना नहीं हुआ। दूसरी बात, गांधी जी का मानना है कि हमें खुले जगहों पर रोज एक ही जगह नहीं टहलना चाहिए, चलना नहीं चाहिए। हमें खेतों में, बागों में, जंगलों में घूमना और टहलना चाहिए, जिससे कि हमको शुद्ध हवा मिल सके और हमारी कसरत भी हो सके, हमारा व्यायाम भी हो सके। बच्चों, इस पाठ को पढ़ने के बाद हमें यह सीख मिलती है कि हमारे शरीर के लिए जितना आवश्यक हवा, पानी और भोजन है, उतना ही आवश्यक व्यायाम भी है। व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए उसका शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है, जो व्यायाम से ही संभव है। अगर व्यक्ति चाहता है या हम चाहते हैं कि हमारा संपूर्ण विकास हो, तो हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना पड़ेगा। और यह सिर्फ सोचने से नहीं होगा, यह करने से होगा। तो प्राकृतिक व्यायाम जो भी हैं वह इन दोनों को स्वस्थ रखते हैं, जिससे हम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। इस पाठ की मुख्य बातें: मनुष्य के जीवन में हवा, पानी और भोजन के साथ व्यायाम की भी आवश्यकता होती है। जैसे हमारे जीवन में हवा, पानी और भोजन जरूरी है, वैसे ही व्यायाम भी जरूरी है। व्यायाम करने से हमारा शरीर चुस्त और तंदुरुस्त रहता है, आलस्य हमारे अंदर नहीं आता, जिससे हम अपने काम को आसानी से पूरा कर सकते हैं। कसरत का अर्थ है शारीरिक और मानसिक श्रम, और इसीलिए कहा गया है कि निरोग शरीर में निरोग मन का वास होता है। अगर हमारा शरीर निरोग है, और निरोग का मतलब ये नहीं कि जो तमाम बीमारियां हैं वो हमें न हो, हमारा मन भी स्वस्थ होना चाहिए, मन भी निरोग होना चाहिए। अगला बिंदु है खेती करना प्राकृतिक व्यायाम का सबसे बढ़िया उदाहरण गांधी जी ने बताया। खेती करने को प्राकृतिक व्यायाम का सबसे बढ़िया उदाहरण गांधी जी ने बताया है। अगला बिंदु है मनुष्य को इस प्रकार का व्यायाम करना चाहिए जिसमें उसके शरीर और मन दोनों का संपूर्ण विकास हो। अगला बिंदु, किसान खेती के अलावा और बहुत सी बातों की समझ रखता है, जिससे उसका शारीरिक व मानसिक दोनों श्रम होता है। गृह कार्य प्राकृतिक व्यायाम के 2 उदाहरण बताइए। प्राकृतिक व्यायाम पाठ का शब्दार्थ याद करिए। बच्चों, अब इस पाठ को पढ़ने के बाद आप लोग अपने जीवन में क्या परिवर्तन लाना चाहेंगे? हमारा सुझाव यह है कि सबसे पहले तो हम ये तय करें कि हम जो भी कसरत करते हैं, हम जो भी व्यायाम करते हैं, उससे हमारे मन और शरीर और मन दोनों का विकास हो। हमारा जो व्यायाम है, जो हमारी कसरत है, वह एकांगी न हो, यानी सिर्फ एक को ना आगे बढ़ाए, वह मन और शरीर, मस्तिष्क और शरीर दोनों को आगे बढ़ाए। तो इस पाठ को पढ़ने के बाद आप लोग व्यायाम के महत्व को समझ गए होंगे और अपने स्वयं के विकास के लिए, अपने संपूर्ण विकास के लिए आप ऐसे व्यायाम को चुनेंगे जो शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से, दोनों रूप से आपको स्वस्थ रखे। धन्यवाद।